आपसे सीधे सीधे तुरंत एक ही सवाल कि जो अभी की पॉलिटिक्स है कि द पॉलिटिशियन इज डिवाइडिंग कंट्री इनटू कास्ट। आप सब लोग पूरे देश को, मतलब मैं जब उस पूरी समाज को कह रहा हूं, जो जो भी पॉलिटिक्स करता है, पूरे देश को जात में बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। अब जात, मल्ला, मल्ला के अंदर निषाद, निषाद के अंदर, मतलब कौन 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 क्या सुना भी नहीं था। रघु भाई ये मैं सुन रहा हूँ। नहीं तो आप ही से पूछ रहा हूं। अब आप भी तो भाई आप उस नेता, सबसे सीनियर मोस्ट नेता तो आप ही हैं, तो आप भी तो बांट रहे हैं लोगों को। आप अनम्यूट कर दीजिएगा भाई साहब, अनम्यूट कर दीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ हो गया। मैं लोगों को बांट नहीं रहा हूँ, हम लोग बांट नहीं रहे हैं, बल्कि हम लोगों को लोकतांत्रिक भूख जगा रहे हैं। क्या है कि जब हिस्सेदारी की भावना पैदा होती है तो लोगों में लोकतंत्र की भूख जगती है, उससे तात्कालिक रूप से पट्टा लगता है, पर अंततः लोकतंत्र मजबूत होता है। जब ये चर्चा शुरू हुई थी डॉक्टर लोहिया के जमाने में कि प्रेसिडेंट पावर 100 में 60, तब भी इसी प्रकार के आरोप लोहिया पर लगाए गए थे कि लोहिया जाति के नाम पर बांट रहे हैं। परंतु लोहिया ने कहा कि हिस्सेदारी के बगैर आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते। तो इसलिए ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, इनसे बहुत चिंता नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता नहीं कि इससे कोई क्षति होने वाली है। देर सवेर इन सब सामाजिक चीजों का एक प्रकार का समन्वय होगा, एसिमिलेशन होगा, और उससे कोई अच्छी चीज तैयार होगी। जी आनंद भाई साहब, आपसे जरा एक और चीज समझ लें। ये आप जातियों में मान लीजिए अब जो हो रहा है कि आरक्षण, ये सब लीड कर रहे हैं आरक्षण की तरफ। हो रहा है कि जनगणना हो, उसमें भी भाई जातगत आधार पे जनगणना हो जाए। नौकरी है नहीं, किसका कौन सा आरक्षण करिएगा? क्या आरक्षित होगा? हवा की, पानी की क्या आरक्षित कर दीजिएगा भाई? नौकरी है ही नहीं, नौकरी कम हो रही है। आनंद वर्धन जी, जी मेरा कहना यह है कि जातिगत जनगणना से इतना भयभीत होने की आवश्यकता क्या है? जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। जब मंडल कमीशन आया था तो मंडल कमीशन ने भी टाटा इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक सर्वे करा के एक प्रकार का अध्ययन किया था। अभी 2011 में भी एक सर्वेक्षण हुआ है, जातिगत जनगणना हुई है। जो सच्चाई है अगर वो सामने आए तो इसमें बुराई क्या है? मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जातिगत जनगणना से जो भय पैदा किया जा रहा है, इससे कोई औचित्य नहीं हो, इससे बल्कि भाजपा को लाभ मिलेगा। अभी जो हमारे साथी अभय जी कह रहे थे और शरद प्रधान जी भी कह रहे थे कि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जातियां हैं वो कहां जाएंगी? वो जातियों के लिए अगर भाजपा की तरफ जाने से रोकना है तो फिर आपको जातिगत जनगणना से कोई परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा, संख्या किसकी छिपी हुई है? जब पार्टियां टिकट देती हैं तो सबको पता है किस इलाके में कौन सी बिरादरी को लिए वोट टिकट देना है। तो जो बुराई है जातिवाद की, उस बुराई के लिए दूर करने के लिए भी तथ्यों को जानना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ये एक प्रकार का सोशल पार्टिसिपेशन का मामला है, और इसको हम लोग जिस दृष्टिकोण से देखते हैं कि हमारा जो समाज बना है, हम जो सैकड़ों साल तक गुलाम रहे इसलिए रहे हैं कि हमारे देश में लोगों के लिए इस प्रकार से बांटा गया था अपनी सामाजिक व्यवस्था के द्वारा कि वो देश नहीं लड़ता था। तो अगर देश को एकजुट करना है, देश को मजबूत करना है, तो सामाजिक समरसता के लिए ये हिस्सेदारी होना जरूरी है। अब आए सवाल हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के, जिसकी बात मैं आप कर रहा हूँ और जो आप भी कर रहे हैं। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं इससे कोई बहुत चिंतित नहीं हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इन चीजों से कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। मेरा जो समझ है, मेरी समझ ये है, उत्तर प्रदेश में जो घूम के मैंने भी देखा है, और तो आप तो जानते हैं कि मैं थोड़ा जमीन पर लोगों से ज्यादा मिलता जुलता भी हूँ, कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव हार रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनाव जिताने की दुर्घटना हो सकती है, तो वो दुर्घटनाएं वो हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ घट गई हैं अचानक या कोई कारण से। और दूसरा ये कि जो वहां सबसे बड़ा प्रतिपक्ष है, आज वहां समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा प्रतिपक्ष है। मैं उस परिवार के, उसके जाति के, उस सत्यों के खिलाफ रहा हूं, आज भी हूं, कल भी हूं। परंतु आज की तारीख में
मैं ऐसा महसूस करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले के लिए सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट समाजवादी पार्टी है। अब समाजवादी पार्टी के लिए एक अवसर मिल सकता है, बशर्ते वो अपना चेहरा सुधारे। जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जिनकी हिस्सेदारी उनके साथ नहीं हो पाई है, उनको वो भी हिस्सेदारी देने का प्रयास करें, उनको साथ लाएं। जहां तक जैसे चर्चा भी कल्याण सिंह जी की आई, मैं तो उनके बारे में इसलिए कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि पता नहीं लोग क्यों कहते कि बहुत महान आदमी है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र पर झुके झूठ बोलता है, तो उसको कैसे कोई महान कहे, मैं नहीं समझ। हो सकता है कि एक जाति विशेष का वोट इसलिए मिलना है तो इसलिए उसके नाम दो, पर वो जाति विशेष का वोट भी अब इतना ज्यादा उनके नाम पर नहीं है जितना ज्यादा प्रचार किया जा रहा है। तो इससे कोई भयभीत होने के कारण मुझे नहीं लगता। अब तो जातियों के वोट का सवाल ये हो गया है कि अब जातियां जो हैं वो कंप्लीट सिस्टम की पॉलिटिक्स में प्रवेश कर चुकी, कि जातियों के अपने संगठन हैं, उन संगठनों के लोगों को कुछ सीटें मिल जाएं, वो फिर आगे बार्गेन कर लें। तो प्रकार का आपका कितना शेयर, हमारा कितना शेयर, ये प्रकार की प्रणाली, कंप्लीट सिस्टम की प्रणाली आज राजनीति में आ गई। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि आज सरकार हार रही है। उसके 2-3-4 कारण मैं महसूस कर पाता हूं। नंबर 1 तो यह है कि इस बार न केवल अल्पसंख्यक बल्कि उत्तर प्रदेश का एक सामान्य और आम आदमी भी भयभीत है मन से कि ये सरकार पता नहीं कब किसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी। ये जो भय है, ये भय करीब करीब उसी प्रकार का है जिस प्रकार का भय एक जमाने में आपातकाल के नाम का भय था। आपातकाल में कितने लोगों के परिवार नियोजन हुए नहीं हुए इसका कोई सर्वेक्षण हुआ नहीं है, परंतु भय था। तो कई बार भय लोगों को भीतर से लोकतंत्र के तरीके से बदलाव के लिए रिएक्ट करने का अवसर देता है, और मुझे लगता है कि ये भय इस बार कुछ रिएक्ट करने वाला है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो समीकरण जातियों का रहा, उसमें सवर्ण जातियां नहीं, इसके साथ साथ जो मोस्ट बैकवर्ड जातियां हैं उनके भी लोग गए, जो मोस्ट दलित क्लास के लोग कहलाते हैं वो भी लोग गए, क्योंकि इन पार्टियों का जो ढांचा है वो एक जाति के इर्द गिर्द सीमित हो गया। अब इनके लिए अवसर है, बशर्ते ये अपने साथ में उन अति पिछड़ी जातियों को, अति दलित जातियों को भी अवसर दे, एक। और नंबर 2, सवर्ण को भी ये आश्वस्त करें कि नहीं, हम अब कोई जाति का अन्याय नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी हारने की कगार पर है। और अभी जी कह रहे थे कि 12% वोट पिछले चुनाव में उनको ज्यादा मिला था, वो कैसे पूरा होगा। मुझे लगता है कि 12% से ज्यादा वोट उनका घट चुका है। ये कोरोना का जो मामला हुआ है, कोरोना के मामले में मैंने कितनी जगह लोगों से चर्चा की है, गांव में चर्चा की है, लोग उसको भूल नहीं सकते किस प्रकार से मुर्दे जलाए गए हैं, किस प्रकार से मुर्दों को गड़ाया गया है, उनके लिए स्थान नहीं मिला है, गाँवों में स्थितियां हैं। और भीतर से एक प्रकार का मैं आपसे कहता हूं कि लोगों के मन में आक्रोश तो विद्रोह। परंतु अगर जाति के आधार पर फिर से बांटने का प्रयास लोग करेंगे, विरोध की राजनीति वाले लोग करेंगे, या जाति शिष्टता के आधार पर काम करने का प्रयास करेंगे, तो फिर से जो सवर्ण एकजुटता है वो हो सकती है। इसलिए मैं अगर मेरी सलाह, मैं नहीं जानता हूँ कि अखिलेश यादव को किसी सलाह की आवश्यकता हो, क्योंकि देश का दुर्भाग्य है जो सत्ता पे पहुंच जाता है वो कितनी बुद्धिमान हो या ना हो, पर वो मानता कि सारी बुद्धि का ठेका मेरे पास में है। तो अगर वो माने तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो अब फैलाव करें 3 प्रकार का। नंबर 1, अब वो एक वैचारिक विकल्प खड़ा करने की तैयारी करें, उस पर सारी जो विरोधी पार्टियां हैं, मैं तो कहूंगा कि उसमें कांग्रेस सहित इन सबको भी उनको समाहित करने का अपने मोर्चे प्रयास करना चाहिए। 420 सीटों में से अगर वो 300 सवा 300 सीट भी लड़ते हैं और उनमें से 250 पॉलिटिक्स सीट जीतते हैं तो सरकार बनाएंगे। परंतु ये काम करना चाहिए, ये भविष्य के लिए भी और उनके आने वाले समय में उनके लिए भी उपयोगी हो पाएगा, एक। नंबर 2, वो भी घोषित रूप से जो अति पिछड़ी जातियां हैं इनके लिए स्थान सुनिश्चित करें और इनके लिए आश्वस्त करें कि नहीं, हमारे साथ में अब एक जाति का बच्चा सोए रहेगा। नंबर 3, मैं कट गया, वो फोन कट गया है। आनंद भाई साहब, मैं जरा आपसे एक चीज समझूं, क्योंकि ये समाजवाद भाई मैं भी एक अपने ढंग से समझता हूं और कोशिश करता हूं समझने की। ये जो आप लोग कहते हैं ना कि जितने सोशलिस्ट हैं सब जाति पात नहीं मानते हैं, लोहिया जी कहते थे कि पिछड़ों को, लोहिया जी ये भी कहते थे कि अंतर जाति विवाह करिए।
हम और आप, हम लोग बहुत सोशलिस्टों की दुहाई देते हैं। ईमानदारी से बताइए, घर में जो बच्चों ने प्रेम विवाह कर लिया वो छोड़ दीजिए, अपनी ईमानदारी से मैंने कितने अंतरजातीय विवाह अपने मेरे परिवार में नहीं हुआ है, अपनी इच्छा से मैं बोल रहा हूं। किसी बच्चे ने प्रेम विवाह कर लिया दूसरी जात में हो गया, वो अलग बात है। आप, मैं ये कह रहा हूं कि लोहिया जी ये कहते थे कि भाई इच्छा से करो, ये प्रेम विवाह की बात थोड़ी करते थे। हम लोग उसको ही लेके बाहर ढिंडोरा पीटने लगते हैं, हमारे घर में इतने इंटरकास्ट मैरिज है। दूसरा ये है कि ये जो बात अभी रघुभाई कह रहे हैं, ये देखिए जातिगत जनगणना दिखा के लालच दिया जा रहा है कि तुम्हें आरक्षण इतना दिया जाएगा। मैं मूल प्रश्न में फिर आ रहा हूं, जब नौकरी है ही नहीं तो अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है नौकरी नहीं है, तो ये कितना भुलावा दे पाएंगे भाई साहब? जाति का जो अभी प्रश्न उठ रहा है, इसमें दो सच ध्यान में रखना चाहिए। जाति जहां पर है जो शादी परिवार। कहाँ बीच में? जी रघु भाई। अरे बीच में नहीं रघु भाई, आपका वो कनेक्शन चला गया है। हाँ चलिए, आप आवाज आ रही है? हाँ भाई साहब, आपका कनेक्शन चला, अभी आई ना आवाज। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो शादी ब्याह की बात आपने की है, अगर इतना भी आज परिवार के लोग करें, हेलो जी जी, कि वो अगर बच्चे अंतर जाति शादी करना चाहते हैं तो उनको अनुमति प्रदान करें, उनको रोके ना। देखिए, आप अपने परिवार के बच्चे को अंतर जाति शादी को फोर्स नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। नहीं, आप कैमरा जरा ऑन कर दें, कैमरा ऑन कर ले भाई साहब। अब कैमरा में कैसे करूं, मुझसे नहीं हो रहा है। आवाज तो सुनिए, हो गया, चलिए आवाज सुनिए। अच्छा चलिए, कैमरा हो गया, ऑन हो गया, चलिए। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि थोड़ा सा चेहरा पूरा आ नहीं रहा है, अगर कैमरे को पूरा नहीं आ रहा है। शरद भाई कह रहा, मेरा चेहरा शरद भाई बहुत अच्छा नहीं है। नहीं बहुत अच्छा है, आपको लोगों को देखना चाहिए कि आप बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर लें, आप थोड़ा सा डाउन कर लें तो आप पूरा फेस आपका आ जाएगा। बेटर हो गया थोड़ा। जी हाँ, हम अपने परिवार के लोगों को इतनी लिबर्टी दें कि उनको जहां शादी करना हो करें, उनको इतना तो कर सकते हैं। कोई किसी को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता है आज की भाई नहीं आप वही शादी करिए। अंततः अंतर जाति शादी विवाह होंगे तो उनमें भी पसंद होगी। अगर अंतर जाति विवाह पारिवारिक बाध्यता में होती है तो वो फिर एक प्रकार की नई प्रकार की पारिवारिक तानाशाही की वापसी होती है। इसके लिए वो उसकी मैं पसंद नहीं करता हूँ और मैं मानता हूँ कि जो बात लोहिया जी ने कही थी, दरअसल क्या होता है आनंद वर्धन जी, कि जब कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन का प्रभाव होता है। जब सोशल मूवमेंट अपने प्रभाव में था, ताकत में था, तो 50 इस आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्र सेवा दल के लोगों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने आपस में शादी ब्याह किए हैं। हमारे यहाँ साम्यवादी मित्र लोग हैं, इन लोगों ने भी आपस में शादी ब्याह किए हैं। तो आंदोलन भी परस्पर अंतर जाति अंतर धर्मी शादी ब्याह के लिए एक प्रकार का प्रोत्साहन का मंच बनता है। तो उस आंदोलन को मजबूत करने की आवश्यकता है। अब जो दूसरी बात, जो मुख्य बात इस पर पा रहे हैं कि साहब इससे आरक्षण में नौकरियां नहीं है तो आरक्षण, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जब नौकरियां नहीं है तो आप आरक्षण के लेकर इतने परेशान क्यों हैं? होने दीजिए ना। जब आप खुद ही मान रहे हैं कि साहब नौकरियां नहीं है तो ये चिंता को आप छोड़ दीजिए उन बैकवर्ड क्लास के लोगों पर के उसकी चिंता कर, बल्कि ये तो ये करना चाहिए कि आप उस आरक्षण के सवाल को लेकर के बिल्कुल समर्थन करें, उसको तार्किक बनाने का प्रयास करें, उसको तार्किक बनाने की चर्चा करें और ऐसी स्थिति पैदा करें कि जो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भीतर से आरक्षण को खत्म करना चाहता है उसका एक्सपोज करें कि ये लोग हैं जो वास्तव में आरक्षण के खिलाफ हैं। ये लोग हैं जिनकी ये नई वैश्विक नीति के माध्यम से नौकरियां खत्म करके आरक्षण खत्म कर रहे हैं। लेटरल इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम पर हिंदुस्तान की नौकरशाही में भारतीय संविधान की उपेक्षा करके भारतीय संविधान में यूपीएससी के लिए एक प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ आईएएस का चयन होगा, परंतु हिंदुस्तान की सरकार ने टाटा, बिरला, मोदी, अंबानी, अडानी के जो नौकर लोग हैं इनको लेटरल इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम पर भर्ती कर दिया है, सीधा ज्वाइंट सेफ्टी बनाया है। ये आरक्षण को खत्म करने का काम है। हम इन बातों को लेकर जगह
तो दोनों काम करना पड़ेगा कि आरक्षण का समर्थन भी करिए एक बार, आरक्षण को खत्म करने के जो भाजपा के सदस्य हैं इनको भी एक्सपोज करिए, और थोड़े यार हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ इसको स्वीकार करिए कि समाज की जो विसंगतियां रही है वो दूर करने का एक माध्यम आरक्षण है। इसके साथ हम उस दिन खड़े रहे तो भाजपा को हराना चाहने आसान काम होगा। भाजपा हार रही है, भाजपा हार सकती है, भाजपा हारने की कगार पर है। केवल 3 बातें जो मैंने आपसे कही, जो मेरी समझ है, जो मैं घूम करके आया हूँ। नंबर 1, हम जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हमें किसी भी प्रकार से किसी सांप्रदायिकता के दिमाग को नहीं बनने देना चाहिए। अब अभी तालिबान की चर्चा आपने की है, जो तालिबान की घटना होती है हमारे समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। देखिए मैं आपसे कहता हूं कि बौद्धिक तर्क वितर्क अलग हो सकता है, पर पब्लिक परसेप्शन क्या है वो अलग होता है। अपने आप देश में असर पड़ता है। हमारे यहाँ आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में लोग क्या कर रहे हैं, भाजपा के सभी के जो लोग हैं वो कुछ नहीं करते हैं, अखबार पढ़ के सुबह बोलते हैं कहा भैया फोटो देख ली, आपने फोटो देख ली क्या क्या हुआ तो वहां काबुल में। और ये करके वो लोग जो है वो एक प्रकार से छिपे तौर पर उसको घटना को धर्म बनाते हैं। मैं तो 19 तारीख को सबको दावत देता हूँ, सर प्रधान जी से भी क्योंकि आप भी आइए, अभय भाई भी आए, लोग 19 तारीख इसमें मुस्लिम भाई भी साथ रहेंगे, मुस्लिम महिलाएं भी साथ रहेंगी, लोग करें। अफगानिस्तान में सुलह की बात करेगी, रघु भाई आपकी करके वहां पर जो जी आप 2 मिनट उनको भी चर्चा में ले लूं। हेलो लीजिए। हाँ भाई साहब, मैं फिर से आनंद भाई साहब, रघु भाई बिल्कुल खालिस समाजवादी, जिससे जो मैं हरदम कहता हूं, मैं अपने किसी दोस्त मित्रों में कहता हूं कि चाहे 10 आदमी हो, चाहे 100 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख हो, उतनी ये सीखने वाली चीज है समाजवादियों से। और मैं मतलब शायद मेरे में वो समाजवाद नहीं है भाई, 5 आदमी होंगे तो थोड़ा वो हो जाएगा, अभी 100 आदमी आ जाए तो ज्यादा उत्साह आ जाएगा, लेकिन उत्साह कायम है वैसे ही। मेरी ये राय है आनंद भाई साहब, जो ग्राउंड पे ये है, मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जो मैं भैया मेरा परसेप्शन है कि आज की तारीख में कुछ भी कहिए, जो भय कहा जा रहा है, जो जिसको रघु भाई कह रहे हैं भय, बिल्कुल भय है, भाजपा से भय है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो ठीक कर देंगे। भाजपा का सबसे बड़ा फैक्टर हिंदू कंसोलिडेशन है। मैं सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार करता हूं, कई लोग नहीं करते हैं। मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में, मेरे घर में बहुत से लोग, अरे क्या आदमी है, क्या है, मतलब अगर ये नहीं रहेगा तो देखा मुसलमान तो तुमसे ज्यादा हो जाएंगे। मेरे यहाँ भी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली जो पूरी तरह से समाजवादी है, उसमें भी ये बात चर्चा होती है। आपको क्या लगता है भाई साहब, आनंद भाई साहब, कि ये जो जाति वाला मामला उठा है, मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं कह रहा हूं, ये मैं जनरल वो कह रहा हूं कि इससे नुकसान हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, भारतीय समाज व्यवस्था की जो बुनियादी चुनौतियां हैं, उसमें जन्म आधारित, धन आधारित और लिंग भेद आधारित 3 असमानताएं हैं, 3 तरह के अन्याय हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे जगहों पर धर्म आधारित भी जोड़ लीजिए, क्योंकि मुसलमान होने की भी सजा मिल रही है। क्यों मिल रही है, उसके कई कारण हैं। कोई औरंगजेब के पास जाता है, कोई नादिर शाह के पास जाता है, कोई जिन्ना के पास जाता है, लेकिन मुसलमान होकर के सिर उठा के चलना, अपना झंडा गाड़ लेना, अपनी टोपी पहन लेना, अपने तीज त्योहार मना लेना, खतरे का काम हो रहा है। जाति की जनगणना सरकार की जिम्मेदारी रही, 1931 के बाद बंद हुई, क्योंकि 1941 में जनगणना हुई नहीं। 1951 की जनगणना एक दूसरे माहौल में थी, जहां हिंदू मुसलमान का हर गांव में एक भूकंप आ चुका था, और दलित समाज, अंबेडकर साहब और परिगणित जांच संघ के जुड़ जाने के कारण और बाबू जगजीवन राम वगैरह के योगदान के कारण उस तरह का अलगाववादी नहीं रह गया था, और अल्पसंख्यक का दावा करने का कोई राजनीतिक वजन नहीं था। आज पिछड़ा होने का दावा करने का बड़ा राजनीतिक वजन। लेकिन इस जनगणना के संदर्भ में 2 बातों को याद रखना पड़ेगा, एक तो आरक्षण विरोधियों को और एक आरक्षण समर्थकों को। आरक्षण विरोधियों को यह जान लेना चाहिए कि जाति जीवन का सच है, और जाति के बारे में मोहल्ले को मालूम है, पड़ोस को मालूम है, गांव को मालूम है, जिले को मालूम है। जाति के बारे में खाली सरकार को नहीं मालूम है।
और सरकार जब जाति के बारे में जागती है चुनाव के आगे पीछे, जैसे मंडल कमीशन, तो आधा सच लेकर के चलते हैं जो उनके पक्ष का। इसके बारे में रोहिणी कमीशन बना, जिसने बताया कि आरक्षण का लाभ जिन जातियों को मिला वो मगन है, और दुर्भाग्य से ऐसी जातियां 2500 जातियों में से दर्जन 2 दर्जन से ज्यादा नहीं है। और आप उनको जानते हैं, इसीलिए राजनीति में आगे बढ़ने के बावजूद एक लहर चल गई यादव हराओ, और यादव का होने का मतलब ये हो गया कि हम अपने मोहल्ले में, अपने गांव में दबंगई करेंगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि हुकूमत हमारे आसपास है। दूसरी तरफ जो पिछड़ा और दलित अंतर विरोध था, जो समाजवादियों की बड़ी चुनौती थी, उसको सुलझाना था, लेकिन उसकी उपेक्षा हुई और तय करना पड़ा कि चुनाव जीतना है या जाति तोड़ना है। जाति तोड़ेंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और चुनाव जीतना है तो कुछ मामलों में आपको युधिष्ठिर बनना पड़ेगा। अश्वत्थामा हरो हतो नरो वा कुंजरो। हाँ, बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन कौन किसके खिलाफ कर रहा है इसके बारे में ज्यादा जानकारी मत करो, क्योंकि दरोगा से लेकर के मंत्री और विधायक तक सब एक तरफ झुके हुए हैं। ये तो हुआ जाति विरोधियों के बारे में। जो जाति समर्थक है या कहीं आरक्षण समर्थक है, उनको समझना चाहिए कि आज वो स्थिति नहीं है जो बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी के पूना पैठ के समय थी। दलितों के बीच में दलित और महादलित का सच हो गया। हिंदुस्तान के हर हाई कोर्ट में दलितों के अलग अलग जमातों के बीच में मुकदमेबाजी चल रही है, और वो कहते हैं कि हमारा हिस्सा हमको मिलना चाहिए। कुछ बड़ी जातियां दलितों के अंदर जो शिक्षा की दृष्टि से, नगरीकरण की दृष्टि से आगे बढ़ गई, उनके हिस्से में ही सब कुछ जा रहा है, या जिनके पास संख्या बल है। इसको हम समाजशास्त्री प्रभु जातियां कहते हैं, डोमिनेंट कास्ट। और डोमिनेंट कास्ट हर स्तर पर है, दलितों में भी हैं, ओबीसी में भी हैं, सवर्णों में भी हैं, और डोमिनेटेड कास्ट भी हैं। दूसरी बात यह है कि जाति की जनगणना के समानांतर वर्ग की भी जनगणना की जरूरत है, क्योंकि जातियों में वर्ग है और वर्गों में जातियां हैं। जातियों के अंदर जो संपन्न वर्ग हैं वो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए डॉक्टर लोहिया को तो अब अवकाश दे दीजिए, जैसे गांधी जी को हम लोगों ने छुट्टी दी है। गांधी जी अपनी जिंदगी के आखिरी 3 साल ऐसी ही शादी में जाते थे जिसमें एक पक्ष दलित हो। तो लोगों ने कहा कि गांधी जी आप अपने घर जाइए, हमारे यहाँ शादियां होंगी जिसमें दोनों एक ही जात के होंगे, आप आइए तो अच्छा, नहीं आइए बापू तो आपको हम श्रद्धांजलि देते हैं, हमारी जान छोड़िए। ऐसे लोहिया ने जाति तोड़ो सम्मेलन किया। 1970 के बाद मैं इस आंदोलन का एक कार्यकर्ता रहा हूं, मुझे कोई जाति तोड़ो सम्मेलन का निमंत्रण नहीं मिला। और अब तो हमारे अपने बिरादरी से निकली हुई जो धारा है, उसने परशुराम जयंती के बहाने जनेश्वर मिश्रा जैसे लोगों को भी ब्राह्मण का प्रतीक बनाने का काम किया है। नए प्रतीक तलाशे जा रहे हैं, परशुराम जी की पूजा हो रही। तो ये समय जाति जोड़ों का है, और जाति के बारे में हम समाजशास्त्रियों की ये समझ है कि जाति एक सामाजिक पूंजी थी और अब वो एक राजनीतिक पूंजी हो गई है। हमारे आपके कहने से कोई अपनी जाति के आग्रह को छोड़ने वाला नहीं है, और इसमें काशीराम जी से लेकर के औरों ने ये समझ भी पैदा की है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जनतंत्र ने एक उपलब्धि के रूप में सत्ता में हिस्सेदारी की भूख जगाई है, और हम क्यों नहीं ये सवाल उठ रहा है। और जिसकी जितनी संख्या जहां पर है, एक गायक ही बन जाए तो भी काफी है एक मल्लाह के लिए। जब फूलन देवी जी को लोकसभा का सदस्य बनाया गया तो उस समय उनकी जाति से जुड़े लोगों का सारे उत्तर भारत में सिर ऊपर उठा। जब कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति बनारस में लगी तो जितने नाई समाज से जुड़े लोग थे उन्होंने कहा कि हाँ देखो हमारे नेता की भी मूर्ति आ गई। लोग अपने को तलाश रहे हैं कि हम इसमें कहाँ हैं। हर जगह गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और आजकल कुछ और लोग, तो कहते हैं हम कहाँ हैं, हमको भी। ये जो भूख है सत्ता में हिस्सेदारी की, वो जाति को एक नई सार्थकता दे रही। और जाति की जनगणना करने से जो खतरा है वो ये है कि ये जो जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनका विचार से रिश्ता उनके माँ बाप का तो था, दादा दादी का भी था, इनका नहीं है। ये तो चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए। 1 घंटे की भी जेल या हवालात इनमें से किसी ने नहीं किए। इनको सत्ता का नया समीकरण समझ में आ गया है। इनको ये समझना चाहिए कि अब इस समय जाति के समीकरण को स्वीकारना पड़ेगा। ये कड़वी सच्चाई है। और जाति तोड़ों का तो आप भूल जाइए जो लोहिया के साथ जुड़ा था।
और जहां तक जाति का जन्म है, ये लोहिया उसके माँ पिता नहीं थे। जाति तो कई शताब्दियों से चल रही थी। हर जनसंख्या गणना के बाद जाति और मजबूत हुई है। हाँ, ये जरूर करना पड़ेगा कि गरीबी अमीरी का भी ख्याल रखिए, वरना जाति से हर जाति के अंदर एक चेहरा उभरेगा, प्रवक्ता बनेंगे, उनकी एक मनोवैज्ञानिक भूख खत्म हो, और उस मनोवैज्ञानिक भूख को खत्म करके फिर वो आगे बढ़ेंगे, तब वो आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक न्याय की तरफ जाएंगे। अभी तो मनोवैज्ञानिक न्याय का दौर है और उत्तर प्रदेश बिल्कुल चौराहे पर खड़ा है। उत्तर प्रदेश में इस समय सांप्रदायिकता, जातिवाद और आर्थिक अन्याय तीनों का एक तरह का त्रिकोण बन गया, जिसमें जनता फंसी हुई है। कौन कितना किससे पीड़ित है उस पर यह निर्भर करेगा। चुनाव में तो आर्थिक और राजनीतिक जब टकराहट होगी तो राजनीतिक न्याय की मांग, उसकी भूख प्रबल पड़ेगी। अब जो अभी की समस्या है वो ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई पराजित करने वाली जमात बन रही है कि नहीं बन रही। समाजवादी पार्टी का जो अभी का आधार है उसके बारे में हम लोग बैठ के सलाह दे रहे हैं कि वो अपने को सुधार लें, और वो जानते हैं कि आधी छोड़ पूरी को धाए, आधी मिली न पूरी पाए। अगर हमने यादव और मुसलमान का साथ छोड़ दिया, जिनके साथ खड़े होने से हमारी कोई औकात बनी है, तो बाकी लोग आएंगे कि नहीं आएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। ये अगर चले गए तो फिर हम कहीं के नहीं रहे। इसलिए ये जो एक विशेषज्ञों की पंचायत हुई थी जिसमें कहा गया बिल्लियों की, चूहों की तरफ से कि बिल्ली बड़ी खतरनाक है, हम लोगों को बारी बारी से खा रही, क्या कर। विशेषज्ञों ने हमारे जैसे लोगों को रिपोर्ट दिया कि अगर चूहे बिल्लियां बन जाएं तो सब बदल जाएगा मामला। तो भारतीय जनता पार्टी एक जाति विहीन पार्टी है, हिंदू और मुसलमान के वैमनस्य पर खड़ी है। उसको हर हिंदू कबूल है और कोई मुसलमान कबूल नहीं है। थोड़ा बहुत शिया लोगों को उन्होंने तोड़ा है, कितने दिन तक चलेगा कहना मुश्किल। और मुसलमान और हिंदू के फासले को भारतीय जनता पार्टी के अलावा कश्मीर से लेके अफगानिस्तान तक की घटनाएं आग में घी का काम कर रही। इनको कुछ नहीं करना, इनको बस खाली अपनी जगह खड़े होकर जय श्री राम कहते रहना, और उससे जो एक अपनी अस्मिता की पहचान बन गई है। पहले धर्म है तब जाति है, धर्म नहीं रहेगा तो जाति भी बिगड़ जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी से ये कहना कि वो कांग्रेस को भी जोड़ ले, बसपा को भी जोड़ ले, औरों को भी जोड़ ले, ये कोई नई दवाई तो आप बता नहीं रहे हैं। उन्होंने एक बार कांग्रेस को जोड़ा था, एक बार बसपा को जोड़ा था, और दोनों गुना बेलज्जत हो गया। जोड़ने का तरीका है जन आंदोलन का। समाजवादी पार्टी का जन्म उन नेताओं के द्वारा हुआ जिनका एक पांव रहता था रेल में और एक पांव रहता था जेल में। या तो वो दौरा करते थे या वो आंदोलन करते थे। मौजूदा समाजवादी पार्टी के पास पर्याप्त साधन है, उनके वोट की और उनके टिकट की कीमत है। लोग उनसे पैसा दे के टिकट लेना चाहेंगे। चुनाव हारें चाहे जीतें, बात का देखा जाएगा। चुनाव का जो प्रतीकात्मक महत्व है उसमें जन आंदोलन की जरूरत है। जन आंदोलन का मतलब खाली जेल जाना नहीं है, लोगों के बीच में जाना है, पद यात्राएं करना है, प्रभात फेरी निकालना है। और वो करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई प्रोत्साहन बने। और कुछ ऐसे सवाल, जैसा भी शरद प्रधान जी कह रहे थे, बीमारी का सवाल। अभी भी कोरोना की पीड़ा कस्बे कस्बे में फैली हुई, और उसको मुद्दा बनाना, और उसको मुद्दा बना करके कोई दिवस बनाना, कोई स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम करना, ये जो कहते हैं कि ये बंद कर दे रहे हैं। अभी मैंने आज देखा कि एक आईपीएस ऑफिसर को इन्होंने घर से उठा लिया, ठाकुर जी को। ये तभी तक संभव है जब तक कि आपको 1000-2000 लोगों को बंद करना। जब 1,00,000-2 लाख लोग हो जाएंगे, एक जिले में 500 लोग भी खड़े हो जाएंगे, जगह कितनी जेल में तेरी देख लिया और देखेंगे, तो इंदिरा गांधी पस्त हो गई। ये किस खेत की मूली। इनके काम, इनके कारनामे तो ढेर सारे हैं, खाली उस डर को तोड़ने की जरूरत है जिसको तोड़ने का काम खाली राजनीतिक नेतृत्व कर सकता है। जी। मैं शरद भाई, आप अगर हैं शरद, मैं हूं। शरद भाई, एक चीज जरा आपसे समझ लें, क्योंकि मुझे एक हरदम एक दुख होता है। अभी पिछले 4-5 सालों में सुभाष चंद्र बोस को अब कायस्थ बताया जाता है और पटेल को अब कुर्मी बताया जाता है। मतलब मेरे लिए, मैं ईमानदारी से बताऊं, जब मैं बड़ा हो रहा था मुझे नहीं पता था पटेल की कौन सी जात है और सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जात है। आज अगर आप सुभाष और पटेल को जात में कर रहे हैं,
मैं ब्राह्मण की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ब्राह्मण, आप हम लोग माने चाहे ना माने, वो प्रभाव रखता है। भले ही वो एक गांव में 5 हो, लेकिन उनका प्रभाव 50 के ऊपर रहता है। अभी मुश्किल क्या हो रही है कि ब्राह्मण वोट कहां दे। वो अखिलेश यादव को वोट नहीं देगा, यादव जी को, क्योंकि यादव जी सबसे प्रमुख जो उसके साथ गांव में बदतमीजी करते हैं या जिससे उनका वो दुराव है, वो यादव है। तो उसको, जिसको कहना है झक मार के उसको भाजपा के पास जाना, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको लगता है कोई ऑल्टरनेटिव है? पैसा देखिए, आपने बड़े, पहले तो मैं उस पर कमेंट करना चाहूंगा, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि मेरा खुद का भी यही एक्सपीरियंस था कि मेरा खुद का भी ये एक्सपीरियंस था कि भाई कभी ख्वाब में भी नहीं, मैंने इसके ऊपर एक पीस भी लिखा था उस जमाने में कि भाई ये पहली बार सुन रहे हैं कि सरदार पटेल की भी कोई जात हो गई। मतलब जो उस लेवल के लीडर्स थे, गांधी जी की जात बताई गई, मायावती ने वो भी किया था। तो जब ये हुआ अमित तो शाह ने बड़ी पीड़ा की, अमित शाह ने भी किया था, चतुर्बनिया। हाँ। तो भाई हद हो गई है। अगर इस स्तर के लोगों को वहीं तक, अरे यहाँ पे बीजेपी ने किया, महाराणा प्रताप की ग्रेटनेस कम हो जाती है अगर आप उनको कह देते हैं साहब राजपूत। वही इस तरीके के तमाम काम, ये सिर्फ ये जो रिसेंट ईयर्स की देन है, ये कि जो तमाम इस तरह के छुट भैये नेता जो बड़े आदमी बन गए, वो इस तरीके की उन लोगों ने वर्ड्स कॉइन करे और इन लोगों की जाति बताने लगे, सरदार पटेल जैसे ग्रेट आदमी की, या फादर ऑफ द नेशन तक की बताने लग गए। तो क्या क्या कहाँ पे उतार ले जाएंगे हम लोगों को? ये जो दूसरी बात आपने कही जो ब्राह्मण्स वाली, मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर खाने में इस चीज का खतरा पैदा हो चुका है कि ब्राह्मण्स उनसे डिस्टेंस कर रहे हैं, चाहे कितनी कोशिश कर ले, क्योंकि ये बड़ा स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा ओवरटली प्रो ठाकुर एटीट्यूड है आज की योगी आदित्यनाथ के रिजीम में। तो उसको ये मान चुके, चाहे सरकार कितना भी कहती रहे, लेकिन ज्यादातर आप ब्राह्मण से बात करिए कॉमन लेवल पे, तो उनमें ये फीलिंग है। तो उस वजह से अगर लोग, तो इनको ये इसी वजह से आजकल बहुत ज्यादा ये दौड़ रहे हैं ओबीसी वोट के पीछे कि उसको का। लेकिन एट द सेम टाइम इनको ये भी डर था कि क्योंकि ऑल्टरनेटिव नहीं होगा और ब्राह्मण वोटर कहाँ जाएगा, तो वो तो घूम फिर के सपा के पास जाएगा। पहले जब इनको लगा कि अब वो इतना एंगर हो गया है कि वो उनके तरफ वहां तो नहीं जाएगा और किसी के यहाँ भी चला जाए। कांग्रेस, जैसे मैंने पहले ही कहा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन पार्टी है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पार्टी है, तो उन्होंने प्रयास ही नहीं किया कि अपने आप को रिवाइव करें, नहीं तो ब्राह्मण वहां पे भी जा सकता था। जी। लेकिन जो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा, जो मायावती ने बीच में ड्रामा शुरू किया, ब्राह्मण्स को मैं फिर से सोशल इंजीनियरिंग करूंगी। मैं आपको बता दूं, मैं इस चीज को कई जगह लिख भी चुका हूं उस टाइम पे भी, कि इस वाले सोशल इंजीनियरिंग को जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे बहुत हाइप दिया गया, ग्राउंड पे वो इस तरीके की सिचुएशन नहीं थी। जो मायावती वो जीती, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो अंडर प्ले किया गया, वो था एंटी मुलायम गवर्नमेंट, एंटी मुलायम वोट। एक बार एंटी मायावती वोट था, एक बार एंटी मुलायम वोट था, और उसको ये शक्ल दे दी गई और बड़ा अच्छा साउंड करता था कि क्या सोशल इंजीनियरिंग करी है। और मायावती ने दिखा वही चीज जब इन्होंने अभी रिपीट करने की बात करी कि हम वो करेंगे, और सतीश मिश्रा निकल पड़े अपना जनेऊ दिखाने और न सरयू नदी में खड़े होके बोले कि साहब मैं ब्राह्मण और मैं तो रोज पूजा करता हूँ, सब ब्राह्मण चले आएंगे। वो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि वो जो पाइड पाइपर वाली स्टोरी थी कि साहब वो खड़े होंगे बोलेंगे और सारे भेड़ बकरियों की तरह। उससे मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी मेरा इसमें पार्टली एक ये भी फैक्टर रहा होगा, क्योंकि बीजेपी के साथ बहुत ज्यादा उनका क्लोज रिश्ता हो गया है, तो बीजेपी द्वारा ये चीज शुरू करा गई। नहीं तो अभी तक इतने सालों में बीच में कभी बात नहीं करी मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग की, एकदम से शुरू हो गई थी। और वो कैंपेन चला, वो कहाँ गया कैंपेन किसी को पता नहीं। उस टाइम हुआ था पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, नहीं वो खत्म हो गया, हफ्ते भर चला। तो इन सब बातों से लगता है कि उन्होंने ये प्ले करने की, तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि बीजेपी को इस बात का खतरा है। लेकिन और मुझे लगता है कि अगर ड्रिफ्ट करेगा ब्राह्मण वोट, जो कर सकता है, तो वो सपा के ही पास जाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरह एक टेंडेंसी
अपर कास्ट में और माइनॉरिटीज में एक जनरली देखी जाती है कि वो उसका वोट ड्रिफ्ट करता है टुवर्ड्स द पार्टी जिसमें पोटेंशियल होता है पावर में आने का जी। और अगर किसी से एंगर है तो वो उसके पास जाता है जो उसको शायद हरा ले, ना हराए लेकिन हरा, तो वो टिपिकल। हालांकि इसके लिए, इस बात के लिए माइनॉरिटी ज्यादा बदनाम किए जाते हैं, बट मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है, आई होप गलत नहीं होगा, कि अपर कास्ट हिंदू का भी वोट जो है वो उसी पैटर्न पे चलता है कि उस डायरेक्शन में जाता है जिधर पोटेंशियल है पावर में आने का। तो इस वजह से मुझे लगता है, और ये सब ऐसे गेम्स हैं जो कहीं से एकदम से अखिलेश की पार्टी की तरफ जा सकते हैं। जी। रघु भाई आप हैं? गए? अच्छा, आनंद भाई साहब बस आपसे एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लें, फिर शरद भाई से लेके इसको बंद करेंगे। आनंद भाई साहब ये बताइए, क्योंकि हम सब लोगों को ये लग रहा है कि देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का चुनाव शायद वही वाला है कि अगर आप इसको पास नहीं कर पाए तो आप फाइनल में बैठ ही नहीं पाएंगे। इट इज अ प्री क्वालिफिकेशन फॉर गोइंग इनटू फाइनल्स। आपको 24 अगर खेलना है तो 22 में आपको जीतना होगा। अब मैं इसको इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, एक नया डेवलपमेंट हुआ है, आप भी वहां से देख ही रहे हैं, ये किसान वाले जो लोग हैं इनमें ये 19 यूनियन घुस गई हैं, और ये सब वो यूनियन वाले लोग हैं जो इलेक्शन लड़े हैं, उनके अपने एस्पिरेशंस हैं, और वो किसी ना किसी माध्यम से अब किसानों को भी शायद वो थकने लगे हैं। इट गिव्स अ इंप्रेशन कि उनको थका। आपको क्या लगता है कि ये यूनियन जाने से किसान आंदोलन, क्योंकि उन लोग तो कहते हैं हम लोग बहुत मजबूत हुए, मेरे हिसाब से वो कमजोर हुए हैं। आनंद भाई सर। किसान आंदोलन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो भाजपा की झोली से बाहर निकाल लिया है, बिल्कुल, जो किसी और का योगदान नहीं था, कोई और सोच भी नहीं रहा था, कर भी नहीं सकता था जी। वहां पर जाति पिघल गई है और किसान बनाम भारतीय जनता पार्टी का मामला बन गया। अब बचा मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर किसान ज्यादातर छोटी जोत वाले हैं, मझोली जोत वाले हैं, उनको शहरी चीजों के दाम से उतनी समस्या नहीं है, लेकिन उनको भी इससे अपनी एक पीड़ा पर मरहम लगाने का भाव मिल रहा है, बशर्ते कि ये लोग इनके बीच में जाने लगे। और मैं देख रहा हूं, मुझे अभी हाल में मालूम हुआ कि 2 अक्टूबर को उड़ीसा से चल के बिहार चंपारण से एक यात्रा शुरू होगी, जो कि बनारस में श्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में उसका समापन होगा। अब ये छछूंदर की हालत हो जाएगी, अगर उनको आने देंगे तो बुरा और नहीं आने देंगे तो और बुरा, क्योंकि जो भी 1000, 1200, 1500 कार्यकर्ता आएंगे फिर वो अपने अपने कस्बे में जाएंगे और इनकी ज्यादती की। तो वो जो अभी आपने जिक्र किया और भी लोगों ने कहा कि इमरजेंसी वाला भाव बन रहा है, ये सरकार किसी की सुनती नहीं है, मुट्ठी भर लोगों के यहाँ, जैसे उस जमाने में यूथ कांग्रेस की बड़ी दबंगई चलती थी, आजकल आरएसएस ने वो जगह ले लिया। खाली एक आड़ है हिंदू वाली, और जहां तक बुंदेलखंड का सवाल है, वहां राजनीति का अपराधीकरण और राजनीति में पैसे की धमक दोनों का अति हो चुकी है। तो वहां पर किसान आंदोलन या कहिए कि कोरोना, उसके अलावा भी कोई तीसरा फैक्टर काम आएगा, और वहां देखना पड़ेगा। मुझे कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि मैं तो समझा रहा हूं अपनी पार्टी के लोगों को कि भाई कुछ मजबूत पैसे वालों को टिकट दो, पैसा कस के लगावें, और तभी इनको पराजित किया जा सकता है। अब जहां पर बात इतनी खुल गई है, बेपर्दा हो गई है, वहां फिर हम लोगों को समय के बदलने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूं, शिक्षा के विद्यार्थी, शिक्षा के साथ जुड़े होने के नाते, कि घर घर में जो पढ़ाई का संकट है उसके लिए श्री आदित्यनाथ के पास या ये जो नए शिक्षा मंत्री देश के बने, इनके पास कोई समाधान है। और ये जो शिक्षित बेरोजगार हैं, ये जगह जगह जैसे दूध को खराब करने के लिए 2 टुकड़ा नमक भी काफी है, फट जाएगा। ऐसे कस्बे कस्बे में, लखनऊ फिर अपना कस्बा, फिर लखनऊ, फिर दिल्ली करने वाले हजारों या कहिए लाखों नौजवानों की भीड़ है, जो इलाहाबाद से अपनी मुक्ति का रास्ता तलाश रहे हैं और वो बन नहीं पा रहा। तो अगर रोजगार के मोर्चे पर, पढ़ाई के मोर्चे पर और दवाई के मोर्चे पर कोई नया चमत्कार नहीं हुआ, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसा भाजपा विरोधी तो नहीं होगा, लेकिन वहां पर भी एंटी या कहिए प्रो चेंज की कुछ भी हो यार, इनको हटाओ, किसी और को ले आओ की भावना जगेगी। और उस भावना को कैपिटलाइज करने के लिए अगर समाजवादी पार्टी के साथ, जैसा अभी आज भी मैंने देखा शरद जी भी कह रहे हैं और रघु ठाकुर ने भी कहा, ये दोनों लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जब सपा की सरकार थी तो इनके दोनों हाथ भरे हुए थे
तमाम समस्याओं के कागजात लेके, शरद भाई तुमको एक आध बार मिले, कहाँ जा रहे हैं, तो कहते सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, एक PIL दाखिल किया है, ये सरकार सुन नहीं रही है तो कुछ अपना करें। तो हम सब लोग भी परिवर्तन की बेचैनी का हिस्सा हैं। और आप जो ये काम कर रहे हैं ना 10 घंटा 12 घंटा आत्ममंथन का, इस तरह का मीडिया का भी बड़ा रोल होगा। क्योंकि देखिए आत्मविश्वास के लिए जरूरी है कि दूसरे व्यक्ति भी कहें कि आपका कान कौवा नहीं ले गया, वरना इतना माहौल बना हुआ हिंदू खतरे में, पाकिस्तान तालिबान का आतंकवादी, कि हर मध्यम वर्ग, जो आपने कहा आपके घर में भी बात बिगड़ गई है कि यार यही सब ठीक करेंगे, आप लोगों को तो देख के हम लोगों ने मौका देख लिया है, आप लोगों के बस का नहीं। ये जो एक नकारात्मक और निराशाजनक माहौल है, उसमें उत्तर प्रदेश को बाहर निकलने के लिए इस समय किसान आंदोलन का जारी रहना और स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे सवालों पर, जैसे दवाई का सवाल है, रोजगार का सवाल है, स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा का सवाल है, उस पर छोटे छोटे असंतोष के स्रोतों को निकलना, ये बड़ी जरूरी प्रक्रिया। और अभी 5 महीने का समय है। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो भी आपने जिक्र किया 500 करोड़ दे दिया इन्होंने अपना बाजा बजाने वालों को, तो राजा का बाजा बजता रहेगा। ये कहेंगे टाइम मैगजीन में छप गया, टाइम्स ऑफ इंडिया में छप गया, इंडिया टुडे में छप गया। अरे भाई, मुगल सराय और फुलवरिया में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपके तरफ से कागज आएगा, चाहे स्वास्थ्य केंद्र का आएगा, चाहे कॉलेज के बारे में आएगा, चाहे रोजगार की एक चिट्ठी आएगी, इंटरव्यू की या अपॉइंटमेंट की, उससे फर्क पड़ेगा। और उसमें इनके पास कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ रही। जी शरद भाई, आपसे लास्ट कमेंट। एक चीज नहीं समझ में आ रही, ये कुछ तो दिक्कत है भाजपा को, मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब पिछले 4-5 महीने हो गए, शर्मा जी ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनको लगा है कब मंत्रालय मिले और मैं साइन करना शुरू करूं। तो क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा है शरद भाई? देखिए, उस स्टेज में तो शर्मा जी थे, कारण कि उसमें ये बात सही है कि, और उसमें फिर 2 लॉबीज बन गई, जिनको दिखा कि पहली बार कोई भाजपा के अंदर कोई नेता योगी आदित्यनाथ जैसा जिसने स्टैंड लिया मोदी के अगेंस्ट। देखो तो देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो दोनों के बीच में था जी। और वो तो इस्तेमाल हो रहे थे अरविंद शर्मा। तो बहरहाल वो कारण तो अब मेरा ख्याल कारण तो अभी भी रहता है, और ये अभी भी शायद कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ पाया है। वरना मुझे नहीं लगता कि अरविंद शर्मा 17वें वाइस प्रेसिडेंट बन के प्रदेश के पार्टी के बहुत प्रसन्न होंगे और सेटिस्फाइड होंगे, और ना ही उनके मेंटर यानी कि प्राइम मिनिस्टर इस बात से सेटिस्फाइड होंगे कि वाह, मेरे चेले ने मेरी बात सुन ली और उसको मंत्री बना दिया। तो और यहाँ बार बार इस चर्चा है, और पता नहीं कितने महीने के लिए अब बचे हैं जिसमें बनेंगे। दूसरे वो जितिन प्रसाद, जो कितने बड़े ब्राह्मण नेता थे, मुझे नहीं आज तक नहीं पता लगा, लेकिन बीजेपी में जाके बहुत बड़े नेता हो गए वो ब्राह्मण्स के, और उनके वो भी इंतजार कर रहे हैं। छोड़ छाड़ करके कांग्रेस से गए थे, वहां कम से कम राहुल गांधी के जो इनर कोटरी में होने के कारण उनका रुतबा था, करते क्या थे भगवान जाने। तो लेकिन तो वो भी बेचारे इंतजार कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं हो रहा एक्सपेंशन, ये समझ नहीं आता। इसके अलावा कोई और रीजन सुनने में आया नहीं है जी। एक कि योगी आदित्यनाथ एक दफा ठान लिए तो शायद वो राजी नहीं है, यही चर्चा है। कहाँ तक सही है लेकिन मैं आनंद भाई की बात से मैं बहुत सहमत हूँ। उसमें जो है एक फैक्टर बस मैं जोड़ना पाऊंगा, उनकी पूरी बात मतलब उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। उसमें सिर्फ एक जो चीज जोड़ना चाहूंगा कि बीजेपी के पास एक जादुई छड़ी भी है, और वो पहली बार हम लोगों ने देखी थी पुलवामा और बालाकोट में। तो वो ऐसी जादुई छड़ी है कि ये टर्न कर देती माइंड को। तो इस्तेमाल देखिए उसका भी होगा। तो डोंट बी सरप्राइज कि कल कुछ इस तरह की खबरें सुनने को मिले। एडवांटेज उनके पास एक और बड़ा है, वो है जो मीडिया की बात आपने कही। मीडिया दुर्भाग्यवश अभी खैर अभी तो मीडिया ही बोला जाता है उसको, तो वो टोटली उनके कंट्रोल में है। थैंकफुली जो इंडिपेंडेंट मीडिया क्रिएट हुआ है उसमें वो जो आवाजें उठ रही हैं, और धीमे धीमे थैंक्स टू यूट्यूब, सोशल मीडिया और जो है प्लेटफॉर्म्स, उनसे आवाज जा रही। ये कहां तक कारगर होगी ये अभी आज की डेट में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जो मैंने जो कहा ना,
जो इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट करते हैं अपने नजरिए से, वो उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बिल्कुल सब सारी आवाजें उसने बंद कर दी हैं। जैसे बिल्कुल आपने सही कहा, इमरजेंसी के टाइम में था, या फिर 30s और 40s में यूरोप में कुछ कंट्रीज में पाया गया था, देखा गया था। तो उससे अब देखें कहाँ तक ये बच पाता है। अभी सिचुएशन जो है फ्लूइड ही है, लेकिन पता नहीं, मुझे हो सकता है विशफुल थिंकिंग हो या मेरा हंच हो कि अल्टीमेटली वो जो रघु ठाकुर साहब कह रहे थे कि इसका जाने का समय आ गया है, और इस बीजेपी की सरकार कितना भी ये कर लें और झूठ का पुलिंदा बांधते रहें, लेकिन अल्टीमेटली हर एक का समय आता है। मैं आनंद भाई साहब, एक चीज मुझे ऐसा लगता है, जो तुरुप का पत्ता है, उस आदमी की कोई स्टेक्स नहीं है उस व्यक्ति की, लेकिन वो गैल्वेनाइज कर सकता है। मुझे अभी भी लगता है कि अगर एक बार ममता बनर्जी आके घूमना शुरू करेंगी, तो वो जो एक ग्लू चाहिए ना वो करने का, वो बहुत ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि समहाउ उनका एक ये बन गया है महिलाओं के बीच भी कि भाई ये फाइटर है। खाली महिलाओं के बीच में नहीं, इस समय का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें उत्तर प्रदेश के हर नेता की दुम दबी हुई है, सीबीआई या ईडी या बाकी बिल्कुल। लेकिन ममता बनर्जी एक है जिसने कि कोई 4 महीने आमने सामने, बिल्कुल जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में झांसी की रानी की छवि है वैसी, और झांसी की रानी और ममता बनर्जी में फर्क ये है कि झांसी की रानी को शहीद होना पड़ा और किला उनका और झांसी चला गया अंग्रेजों के हाथों। यहाँ पर उसने पूरी तरह से चंडी का अवतार लिया और इनको लखेत करके, खदेड़ करके वापस गुजरात और दिल्ली भेज दिया। तो ममता बनर्जी का वही आकर्षण होगा जो एक समय में वीपी सिंह जी का था। वीपी सिंह जी के पास वोट नहीं था, सोशल बेस नहीं था, राजनीतिक किरदार नहीं था, लेकिन हिम्मत थी। और जो आपने कहा भय, इस समय इनकी कुल पूंजी है, और उस भय के आगे निर्भया के रूप में, निडर के रूप में जो भी सामने खड़ा होगा, और उसमें इस समय सबसे ऊपर नाम ममता बनर्जी का। हाँ, बस ममता बनर्जी को खाली इतनी सावधानी बरतनी है कि उनके सलाहकार उनको ये ना कहें कि दीदी अब तृणमूल कांग्रेस का झंडा यहाँ भी गड़ सकता है। वो अगर छोड़ देंगी तो जैसा होता है कि निर्विकार भाव से कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बोल। मैं भारत को बचाने के लिए आई हूँ, मैं जनतंत्र को बचाने के लिए आई हूँ, जनता को बचाने के लिए आई हूँ। इतना बोलती हुई अगर वो गुजर जाएंगी उत्तर प्रदेश के 80 में से 16 जिलों में भी, तो बड़ा फर्क पड़ेगा। जी, मैं इसको इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि बहुत सही जी, सार्वजनिक मंच से कहना ठीक नहीं है। ये कई जगह हुआ कि ममता बनर्जी को आप ले आइए, उनको फेलिसिटेट करिए, कुछ करिए, क्योंकि ममता बनर्जी की गुडविल आज सबसे ज्यादा इस समय देश में है। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब 12 घंटे का एक करीब यज्ञ समाप्त हो रहा है। और आनंद भाई साहब, हम लोग 2-4 दिन में फिर इसके बारे में आगे। नहीं, आपको बहुत बधाई। इसी तरह से ये होम्योपैथिक दवाई है, लोग सुनते सुनते 12 घंटे में अगर 12 मिनट भी सुनेंगे, और जिस तरह की विविधता आपने रखी इसमें, जानकार लोगों का समन्वय, वो बहुत अच्छा है। बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शरद भाई। नमस्कार आनंद भाई, आपको। भाई साहब नमस्कार, आपको बधाई हो। आप तो करीब अब 40 साल हो गया। नहीं, ज्यादा हो गया। क्या बात है, ज्यादा हो गया।